नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज उत्तराखंड से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई जब एक प्राकृतिक आपदा ने ऐसा तांडव मचाया कि एक बड़ी आबादी का पूरा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, समा गया उसमें। बादल फटने के बाद आई इस आपदा के बाद कैसे बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, इस खबर पर देंगे आपको हर अपडेट। बताएंगे बाकी राज्यों में भी बाढ़ और बारिश से कैसे हैं हालात। होगी बात फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा की भी। पीएम मोदी के साथ फिलीपींस के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद कैसे दोनों देशों के संबंधों में आई है एक नई प्रगाढ़ता, नई ऊंचाई। करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के खीर गंगा इलाके में बादल फटने के बाद धराली में तबाही, जान माल के भारी नुकसान की आशंका। तमाम एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी। कई लोगों को बचाया गया। 2 और जगहों पर भी फटा बादल, लेकिन नुकसान की खबर नहीं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात कर ली हालात की जानकारी। कहा लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। गृह मंत्री अमित शाह ने भी की सीएम से बात। दिल्ली में उत्तराखंड के सांसदों की गृह मंत्री से मुलाकात। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की पीएम मोदी से हुई द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों में 9 समझौते। फिलीपींस ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने की जताई प्रतिबद्धता। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का निर्णय। संसद में एसआईआर पर जारी है विपक्ष का हंगामा। अटके कई अहम विधेयक। राज्यसभा में उपसभापति ने कहा अदालत में विचाराधीन विषय पर चर्चा नहीं। संसदीय कार्य मंत्री ने सुरक्षा के मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया सदन को गुमराह करने का आरोप। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी का किया गया अभिनंदन। बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत बाकी लोगों के लिए भी सबक। और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड में आज एक बड़ी प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचा दी है। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल क्षेत्र के धराली गांव के पास बादल फटने की घटना से आज जानमाल का बड़ा नुकसान होने की आशंका है। तस्वीरों में कैद हुई इस बेहद विचलित कर देने वाली घटना में महज कुछ ही सेकेंड में एक बड़ी आबादी का पूरा हिस्सा या इलाका मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना के बाद बहुत बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर बचाव और राहत का काम जारी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात करके केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन खराब मौसम बचाव और राहत कार्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बादल का प्रहार, सैलाब से हाहाकार। उत्तरकाशी में सैलाब का सितम, कुदरत हुई बेरहम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली इलाके के वीडियो कुदरत के कहर की वो तस्वीर है जो किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। ये वो मंजर है जिसमें सैलाब सब कुछ बहा ले गया। क्या इमारत, क्या गाड़ियां और क्या लोग, जो भी मलबे के सामने आया बहता चला गया। मंगलवार दोपहर लगभग 1:30 बजे धराली इलाके में सब कुछ सामान्य, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ तबाह हो गया। हर्षिल के पास स्थित धराली इलाके में बादल फट गया। बादल फटने के बाद मलबा नीचे की ओर बहता हुआ आया और सब कुछ बहा ले गया। इस घटना में गांव बह गया और कई निवासी लापता बताए जा रहे हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद स्थानीय बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना मिली है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि धराली गांव की ओर एक पहाड़ी से पानी की तेज धारा बहते हुए कई घरों को बहा ले जा रही है। हर्षिल के पास लगभग 3 किलोमीटर के आगे एक 7 ताल है और 7 ताल से निकलती है क्षीर गंगा। उसमें काफी तेज पानी का बहाव मलबे के साथ आया है और इसने धराली मार्केट जो हमारी है उसको बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभी इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं। हादसे के फौरन बाद ही राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। सबसे पहले पुलिस, अग्निशमन विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल काम में लगी और फिर भारतीय सेना एनडीआरएफ ने भी युद्ध स्तर पर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए। जिलाधिकारी ने राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश देते हुए राहत शिविर में भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही एम्बुलेंस, 108 व डॉक्टर की टीम यथा समय मौके पर तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही हर्षिल और झाला स्वास्थ्य केंद्र में बेड, ऑक्सीजन, दवाई आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही जिला अस्पताल में डॉक्टर को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। कई लोगों को बचा भी लिया गया है, जबकि कई लोगों की जान चली गई है। मुश्किल हालातों के बावजूद भी तकरीबन अभी तक 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और ये कोशिश है कि जितने लोग वहाँ पे अभी मिसिंग हैं या नहीं मिल पा रहे हैं उनको सेफली जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाए। हमारी टीम सभी स्टैंड बाई में भी हैं। जैसा मैंने बताया कि 2 टीम हमारी स्टैंड बाई में भी है देहरादून एयरपोर्ट पर और एयरलिफ्ट के लिए, मगर टीम्स हमारी मौजूद हैं और जब भी अगर एडिशनल टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अन्य जगहों से भी भेजा जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल क्षेत्र में धराली गांव में बादल फटने की दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा में हुए जन धन की हानि पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की तथा घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हुई हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, उत्तराखंड के धराली में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटना स्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो शीघ्र पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी। इस समय टूरिस्ट सीजन है और 4 धाम की यात्रा भी जारी है। ऐसे में कई लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश हो रही है और सेना बचाव कार्य में जुट गई है। सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन बारिश इसमें बाधा डाल सकती है। हर्षिल की घटना के बाद सुखी टॉप में भी बादल फटने की खबर है। हालांकि वहां से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं मौसम की मार कई और राज्यों पर भी दिखाई पड़ रही है। कई राज्यों में इन दिनों मानसूनी बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश भूस्खलन परेशानी का कारण बन रही है, तो मैदानी राज्यों में नदियों में आई बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, तमाम ऐसे राज्यों की कई नदियां बाढ़ की चपेट में हैं और बाढ़ और की वजह से राहत और बचाव का काम तेजी से संबंधित राज्यों में चलाया जा रहा है। लेकिन इस बाढ़ की वजह से जहां मवेशियों को भी नुकसान है, तो फसलों को भी एक बड़े स्तर पर नुकसान देखा जा रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश का प्रकोप जारी है। कई जगहों पर बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। वाराणसी में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नावों का संचालन बंद कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की भी सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में बाढ़ राहत कार्यों में तेजी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। जो पीड़ित अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, उन्हें सुरक्षित शरणास्थलों में उनके लिए शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में उनके लिए भोजन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
आदि की गई है। उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। अब तक 1,20,000 से अधिक खाद्यान्न पैकेट और 1,63,000 से अधिक लंच पैकेट वितरित किए गए हैं। सरकार ने 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है। वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। शहरी इलाके के साथ साथ सैकड़ों गांव और मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन राहत बचाव कार्यों में जुट गया है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों को लंच पैकेट भी पहुंचाया जा रहा है। अभी हमारी 5 तहसीलें प्रभावित हैं। 5 तहसीलों में लगभग हमारे 116 गांव जो हैं वो किसी न किसी कारणवश प्रभावित हैं, परंतु इसमें आबादी, इन सभी 116 में आबादी प्रभावित नहीं है। 20 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी प्रभावित हुई है कटने के कारण, कि सड़क मार्ग पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से आवाजाही के लिए हम लोगों ने नाव की व्यवस्था करी है। मेडिकल कैंप्स हमारे शरणालय पे चल रहे हैं कि अगर कोई किसी को मेडिकल की आवश्यकता है, जल जमाव के कारण कोई ऐसी बीमारी की संभावना बने तो उसको भी हम लोग निगरानी करें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुदरत के कहर से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश से ब्यास नदी उफान पर है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे नदी के आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर में बारिश, बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन सभी जगहों पर अगले 48 घंटों में और तेज बारिश की भविष्यवाणी के साथ लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और भारी बारिश के बीच जलभराव से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। लगातार बारिश का दौर चल रहा है और बारिश अच्छी होती है तो किसान की दोनों फसलें बनती है, लेकिन जब अतिवृष्टि होती है, ज्यादा बारिश होती है तो उसका नुकसान भी होता है। किसान के प्रति, युवा के प्रति, महिला के प्रति, मजदूर के प्रति लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड, बिहार और केरल में भारी बारिश के साथ तूफान और बिजली कड़कने की भी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मानसून एक तरीके से या कहा जाए मौसम इस वक्त तमाम राज्यों में एक चुनौती बना पड़ा है और अपने आप में आज उत्तराखंड से जो तस्वीरें आई उसने तो सबको विचलित एक तरीके से कर ही दिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कैसे भारत और फिलीपींस के बीच मजबूत होते संबंध, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति इस वक्त भारत के दौरे पर है। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। दम आलू कैसे बनाए और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. अरे पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना हूँ और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है, बस इतने में डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। तरह से मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. फिलीपींस के राष्ट्रपति इस समय भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद कई अहम समझौते ज्ञापनों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का भी फैसला किया है। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात को फिर से दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर ने संयुक्त रूप से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने की घोषणा की। दोनों नेताओं के बीच पहले द्विपक्षीय और फिर उच्च स्तरीय शिष्टमंडल की बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर आपसी सहयोग के लिए सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत और फिलीपींस अपने कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और राष्ट्रपति मार्कोस की भारत यात्रा इस संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। हम भारत फिलीपींस संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे हमारे संबंधों को एक नई गति और गहराई मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हमारे संबंधों को बल मिलेगा। भारत और फिलीपींस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थापना, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता और सजायाफ्ता व्यक्तियों का स्थानांतरण, 2025 से 28 के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम, पर्यटन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, समुद्री सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम शामिल है। मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मैरीटाइम नेशंस के रूप में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम मिलकर काम करते रहे हैं। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की हाइड्रोग्राफी शिप भी इसमें जुड़ी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए भारत में बनाए गए इंटरनेशनल फ्यूचर सेंटर से जुड़ने के लिए हम फिलीपींस का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने के फिलीपींस के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को निशुल्क ई वीजा सुविधा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस साल दिल्ली और मनीला के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भी काम किया जाएगा। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति मार्कोस का आभार व्यक्त किया। पहलगाम आतंक के हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स के विषयों पर आज हुए समझौतों से हमारी सुरक्षा साझेदारी को और बल मिलेगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। Safe navigation and security are important, especially for Filipino seafarers who are on almost every ship plying these historic and strategic sea lanes.
I again thank the Indian people and the brave men and women of the Indian Navy through Prime Minister Modi for your kind rescue of our nationals in 2024 after a Houthi rebel attack. We recognize India's influence as first responder role in this critical area, and we want to work with you for a free and open Indo-Pacific. We both have high stakes in the future of our Indo-Pacific region and in the world. The Philippines-India strategic partnership will doubtless resonate beyond the confines of our bilateral relationship. भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर का औपचारिक स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा कैसे खास है दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष भारत फिलीपींस रिश्तों का नया दौर, क्योंकि ये यात्रा कई मायनों में खास है दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मिस्टर गुरजीत सिंह जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो कि स्टूडेंट SIS JNU से ताल्लुक रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर गुरजीत, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज भारत और फिलीपींस ने तय किया है आपसी संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने का फैसला किया गया है, तो ये क्या बताता है और कैसे ये मायने रखता है, फायदेमंद होगा दोनों देशों के लिहाज से? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आसियान के जो 10 देश हैं, अगर सबसे पिछड़ा हुआ था कोई जिसका भारत से रिश्ता है तो वो फिलीपींस था। लेकिन वही फिलीपींस आज 2025 में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। तो ये तो एक बहुत उछल की बात है, बहुत लंबी छलांग मारी गई। इसमें दूसरी बात है कि ज्यादातर जो आसियान देश होते हैं उनके साथ हमें हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस सबसे आगे होते हैं। फिलीपींस के साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक कॉमनैलिटी, ये सबसे आगे है। हमारा ट्रेड इतना बड़ा नहीं है। तो ये दो मायने रखकर अगर हम देखें तो आज राष्ट्रपति फिलीपींस के और प्रधानमंत्री मोदी ने ये तय किया है कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो आसियान से बढ़कर कई और दिशाओं में जाएगी, जहां पर दोनों देशों का दृष्टिकोण एक है और क्षमताएं कॉम्प्लीमेंटरी है। तो इसलिए और दूसरी ये बात है कि फिलीपींस को चीन का बड़ा दबाव है, तो उसको दोस्त चाहिए। तो उसने अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ अच्छी घृणी दोस्ती रखी है। अब वो भारत के साथ भी पिछले कुछ सालों से दोस्त कह रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे हमारे समिट लेवल जो मीटिंग्स हैं शायद 10 साल में एक बार ही होते हैं, लेकिन भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड के शिप साल में 2-2 बार जाते हैं फिलीपींस में। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये पूरी जो एक व्यू पॉइंट है, इसको सिमुलेट करके एक नया दृष्टिकोण और एक्शन प्लान दिया गया है। मैंने वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट पढ़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमनली कई आसियान देशों के साथ नहीं होती। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कही प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से बात की जाए, भारत के महासागर डॉक्ट्रिन के लिहाज से बात की जाए, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और फिलीपींस के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी के मसले पर एक साझा समझ रखना और आतंकवाद के मसले पर भी एक साझा लड़ाई के लिए आगे बढ़ने की बात कहना और फिलीपींस के द्वारा पहलगांव आतंकी हमले की निंदा करना, ये क्या दर्शाता आपसी समझ को लेकर और रक्षा सुरक्षा के मसले को लेकर आगे बढ़ने की दिशा कैसे देता है? देखिए आर्यन जी, भारत और फिलीपींस के संबंधों में ये जो रक्षा सुरक्षा और जो सामरिक एंगल था, ये पिछले कई सालों से, पिछले 10-11 सालों से लगातार बढ़ता रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि 2017 एक बड़ा आयाम था जब क्वाड की मीटिंग मनीला में साइडलाइंस में हुई थी, और लगातार ये भी बात हो रही है कि सामरिक स्तर पे भारत और फिलीपींस में जो अभी नया जो एक साझा रुख हुआ है, दक्षिण चीन सागर को लेकर के हो या चीन की जो आक्रामक नीतियां हैं उनसे जूझने के लिए, इन तमाम मुद्दों पे भारत और फिलीपींस एक साथ खड़े नजर आते हैं। और इसलिए ये जो सामरिक समझौता हुआ ये बहुत ही टाइमली है और बहुत मुझे लगता है कि ये एक नए अध्याय भारत और फिलीपींस के संबंधों में खोलेगा।
जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद और अलगाववाद से भारत और फिलीपींस दोनों जूझते रहे हैं। दक्षिण फिलीपींस में अलगाववाद एक बड़ी समस्या रही है और भारत ने हर मौके पर हर मुकाम पे फिलीपींस का साथ दिया है। तो ये एक लॉजिकल स्टेप था एक दोस्त होने के नाते कि फिलीपींस भारत के समर्थन में पहलगाम आतंकवादी हमलों की निंदा करता, जो कि उसने किया। और मुझे लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पे दोनों देशों में बहुत अच्छी और बहुत ही लॉन्ग टर्म एक समझ है एक दूसरे के समस्याओं को संदर्भ में रखने के लिए। बिल्कुल मिस्टर गुरजीत, क्योंकि आर्थिक मसले पर भी बात बड़ा जरूरी है और प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें, आंकड़ों की बात करें तो लगभग $3 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार, जिसमें काफी पोटेंशियल है। आसियान के साथ में जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिव्यू करना, रिवाइज करना, उसको और बेहतर तरीके से समझना, आगे बढ़ना, साथ ही साथ भारत और फिलीपींस के बीच में द्विपक्षीय स्तर पर कैसे इस दिशा में बात आगे बढ़ सकती है और बेहतरी से काम हो सकता है, इसका संकेत भी साफ तौर से आज दिखाई पड़ा है। भारत और आसियान के बीच में FTA निगोशिएट हो रहा था और जब RCEP निगोशिएट हो रही थी, फिलीपींस कोई भारत का बहुत बड़ा पार्टनर नहीं था, ट्रेड 2 बिलियन से कम थी जी, तो इसलिए उसका कोई बड़ा हिस्सा नजर नहीं आता था। लेकिन अब ट्रेड पिछले 3 साल से 3 बिलियन से आगे हो गई है और अब फिलीपींस अपनी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ करना चाहता है और इसलिए वो आईटीगा को बढ़ावा देना चाहता है कि इस साल में रिव्यू खत्म हो। इसमें फायदा फिलीपींस का और हमारा भी है, क्योंकि जो रिजिलियंट वैल्यू चेन्स है इस रीजन में वो भारत और फिलीपींस के बीच में खासकर आईटी और सर्विसेज में काफी हो सकती है। आप एक देखेंगे जो कनेक्टिविटी है वो हमारी तकरीबन सब आसियान देशों के साथ होती है, लेकिन फिलीपींस सबसे दूर देश है और इसके साथ कनेक्टिविटी बहुत कम है। तो इसलिए जो ये घोषणा हुई है कि एक एयर इंडिया की फ्लाइट फिलीपींस डायरेक्टली जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पीपल टू पीपल संबंध और बढ़ेंगे और क्योंकि दोनों तरफ से अब फ्री वीजा का ऐलान हुआ है, ये क्योंकि अगर एक हाल में सर्वे हुआ था उसमें फिलीपींस की जनता ने कोई इंडिया में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी टूरिज्म के लिए जी, लेकिन उन्होंने तो दिलचस्पी दिखाई थी वो इस बात पे कि अगर आप विश्व में किसी देश को ट्रस्ट करते हो कि इस माहौल में वो ठीक कदम उठाएगा, तो 2024 में फिलीपींस के 20% लोगों ने भारत का नाम लिया था, 2025 में 40% लोगों ने नाम लिया है। इसलिए फिलीपींस में भारत का जो ट्रस्ट है वो इस समय सबसे ऊंचाई पे है। बिल्कुल प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्री वीज़ा एंट्री की बात दोनों देशों के माध्यम से हुई, सीधी फ्लाइट की बात मनीला तक आज की गई, इसकी भी एक तरीके से घोषणा एक तरीके से हुई है। इस साल ये शुरुआत होगी, पर्यटकों के लिहाज से बड़ा फायदेमंद होगा। जब हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कैसे पोटेंशियल देखते हैं आप डिफरेंट सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग पर्यटन के लिहाज से अगर बात की जाए, जहां पे हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं आर्थिक सहयोग में? देखिए, भारत और फिलीपींस या दुनिया के किसी भी देश के कूटनीतिक संबंधों की जड़ों में है पीपल टू पीपल कनेक्शन, पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये वीज़ा फ्री जो एंट्री है फिलीपींस ने जो भारत के लिए की है, वो कहीं ना कहीं उसने ये भी देखा कि थाईलैंड ने वीज़ा फ्री एंट्री की, उसके बाद मलेशिया ने किया, और कैसे उनके यहाँ जो इनबाउंड भारतीय सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, उनकी संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। और उनका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दोनों ही देशों में, थाईलैंड और मलेशिया में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बूम आया है, बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। तो फिलीपींस ने कहीं ना कहीं इसको समझा है और भारत के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। भारतीयों के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि फिलीपींस बहुत ही वैराइड रेंज ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस देता है। अंग्रेजी वहाँ की लिंगुआ फ्रैंका है, तो भारतीय मिडिल क्लास के लिए वहाँ पे लोगों से बातचीत करना, उनके साथ घुलना मिलना या सिर्फ यात्राओं में काफ़ी आसानी होगी। वहाँ के बीचेस हों या वहाँ के हिली टेरेन्स हों, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यूरोपियन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे उसके मुकाबले में काफ़ी सस्ता और काफ़ी फ्रेंडलियर एक डेस्टिनेशन एक तरीके से हो सकता है इस दिशा में भारतीयों के लिए। जी, एक पोटेंशियल है। मिस्टर गुरजीत सिंह जी, एक फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो भारत और फिलीपींस के बीच में 9 एक तरीके से समझौते MOU हुए हैं, ये क्या एक मजबूती देंगे, क्या एक आधार तैयार करेंगे यहाँ से आगे तेजी से बढ़ने के लिए?
खासकर फिलीपींस पहला देश है जिसने ब्रह्मोस खरीदी है हमसे, और आगे जाकर ये और ब्रह्मोस, आकाश और कई तरह के हथियार जो भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसकी हमारे लिए बहुत जरूरी पार्टनरशिप इनसे बनेगी। तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको भी चाहिए क्योंकि इनके जो दूर दराज टापू हैं उनके डिफेंस बड़ी मुश्किल होती है, तो उसके ऊपर कम बजट पे अगर ये कर पाए तो भारत से वो संबंध बनाना चाहती है। तो इसलिए ये न्यू फिलीपींस जो प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ है, वो हमारे आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़कर एक साउथ साउथ बेस पे नई पार्टनरशिप बनाना चाहता है। बिल्कुल, एक नई पार्टनरशिप का एक नया आधार तैयार हुआ है और इस दिशा में नया दौर दोनों देशों की दोस्ती में दिखाई पड़ेगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि संसद में कैसे जारी है गतिरोध, क्यों विपक्षी हंगामा लगातार बरपा हुआ है, क्या रहा आज का दिन भर का अपडेट संसद से। खबर विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अगली खबर पे आगे बढ़ें उससे पहले बताते हैं कि बुलेटिन में अभी तक इन तमाम खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उत्तरकाशी में बादल फटने से हाहाकार कैसे मचा हुआ है, क्या खबर थी, पूरी विस्तार से हमने आपको दिखाया। इसके अलावा यूपी में, बिहार में बाढ़ का कहर किस तरीके का था, कैसी तस्वीरें थी, कैसे राहत और बचाव कार्य चल रहा था, इन तमाम तस्वीरों से हमने आपको रूबरू कराया। साथ ही साथ भारत और फिलीपींस के संबंधों में कैसे एक नए दौर की आज से शुरुआत हुई, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति इस वक्त भारत के दौरे पर है। इसके बाद अब बढ़ते हैं की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में सहकारिता से जुड़े तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई और इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर तमाम विषयों पर विस्तार से संवाद किया गया। बात संसद की। मॉनसून सत्र के शुरू होने के बाद तीसरे सप्ताह के दूसरे दिन आज भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने आज भी दोनों सदनों में शोर शराबा जारी रखा। राज्यसभा में CISF के कर्मियों के अंदर आने के मुद्दे पर भी हंगामा देखने को मिला, तो भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा में थोड़ा बहुत विधायी कामकाज भी हुआ है। विपक्ष के हंगामे की राजनीति पर सरकार ने जोरदार हमला बोला और कहा कि एक तरीके से विपक्ष संसद में कामकाज को बाधित कर रहा है।
बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। जैसे ही मंगलवार को दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों के सांसदों का हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सदन में हंगामे के बीच सीआईएसएफ जवानों को वेल में लाया जा रहा है। उपसभापति ने बताया कि राज्यसभा के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग ही आ सकते हैं, इसलिए इस पर विवाद न खड़ा किया जाए। राज्यसभा में नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए करारा जवाब दिया। पहले के जो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन करा, सीआईएसएफ नहीं है, माननीय लीडर हो गया। यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है। और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग। दोपहर बाद भी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। लोकसभा में हंगामे के चलते ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया। हालांकि हंगामे के बीच गोवा में अनुसूचित जनजाति से जुड़ा बिल पारित किया गया। राज्यसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही 13 अगस्त से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 माह और बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। लोकसभा से ये प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा चुका है। सरकार काम न होने पर विपक्ष पर हमलावर है, तो विपक्ष का कहना है कि देश के मुद्दों को उठाना हमारा कर्तव्य है। Many opposition MPs have also met me individually and expressed their willingness to run the house, and they also expressed their helplessness in the situation because the opposition party are guided by those leaders who do not have any kind of respect or understanding about the parliamentary democracy. मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दफ्तर में हुई मीटिंग में एसआईआर को लेकर चर्चा हुई और सभी राजनीतिक दलों का ये मानना है कि देश के मुद्दों को उठाना हमारा कर्तव्य है। गौरतलब है कि विपक्ष बिहार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। राज्यसभा के उपसभापति ने राज्यसभा की रूलिंग का हवाला देते हुए कहा कि ये मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन भी है। सवाल यह है कि आखिर सदन में गतिरोध कब खत्म होगा या फिर बिना चर्चा के विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा। ऋषि कुमार, अनुज यादव के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज ऑपरेशन सिंदूर पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बैठक के दरमियान अभिनंदन भी किया गया। हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर सराहना भी की गई। ये मानसून सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक थी और इस दौरान सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया। संसद के मानसून सत्र में एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक जब शुरू हुई तो सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। बैठक की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि के साथ हुई, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। इसके बाद ऑपरेशन की सफलता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया और निर्दोषों की हत्या का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को अभिनंदन किया। बैठक में नए सांसदों का परिचय भी कराया गया, जिनमें उज्जवल निकम, सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल रहे।
पीएम मोदी ने सभी सांसदों से अपने क्षेत्रों में घर घर तिरंगा अभियान, राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर सक्रिय रहने का आग्रह किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जिस सख्ती से ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसने पूरी दुनिया में भारत की ताकत को दिखाया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है देशवासियों के लिए, और हम सभी प्रधानमंत्री जी का और सेना के जो हमारे वीर हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। वहीं पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि अमित शाह के नाम देश में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी हो गया है। बैठक में महिला सांसदों ने कहा कि ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये हमारी अस्मिता की रक्षा थी। हम सब जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की नीति को लेकर चल रहे हैं। एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, इस नीति को लेकर चल रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी तंज कसा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत का जिक्र करते हुए कहा कि ये केवल राहुल गांधी के लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी एक सबक है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की वर्षगांठ के दिन हुई ये बैठक कई मायनों में अहम रही। संदेश साफ था, भारत अब आतंक के खिलाफ पूरी ताकत से एकजुट खड़ा है। किसी भी आतंकी घटना का जवाब आतंक के आकाओं को भी उनके घर में घुस कर दिया जाएगा। शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन का कल होगा उद्घाटन। क्या है इसकी खासियत, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। MDH सोयाबीन का चोखा, MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। इस भव्य भवन केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक अहम हिस्सा है। इसे प्रशासनिक दक्षता, नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक बिल्डिंग में 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। ये कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे राजपथ को प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। तो कर्तव्य भवन बनने शुरू हो गए हैं। अभी 3 कर्तव्य भवन जो बन रहे हैं, उसमें से एक का उद्घाटन कल स्वयं प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। कर्तव्य भवन 3 एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर होगा जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 2 बेसमेंट और भूतल सहित 7 मंजिलें हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। लगभग 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया इस भवन का और ये है, और जिसमें लगभग 850 कमरे सब बने हुए हैं। सब कमरों को एक विशेष रचना के अंतर्गत उनको क्रमांक दे दिए गए हैं। उस क्रमांक में आपको फ्लोर की जानकारी भी मिलेगी, उस क्रमांक में उस कमरे का नंबर भी मिलेगा, और भवन का नंबर हम अलग अलग दे ही रहे हैं। ये भवन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत उन्नत होगा। इसमें रूफटॉप सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, आधुनिक HVAC तकनीक और वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी हरित सुविधाएं होंगी। भवन को गृह 4 रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य से बनाया गया है। साथ ही पानी की बचत को ध्यान में रखते हुए भवन में कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कल कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके बाद से इस भवन में कार्मिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को शिफ्ट किया जाएगा, जिसका कि मकसद कार्य दक्षता को बढ़ाना होगा और खर्च को कम करना होगा। इस भवन के उद्घाटन के बाद से ये कहा जा रहा है कि ये भवन एक पावर सेंटर के रूप में काम करेगा। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बताएंगे आपको खबर जल्दी जल्दी में कौन से हैं आज की राष्ट्रीय महत्व की बड़ी खबरें। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं, 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। फिर ये डुडू भी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर आपको दिखाते हैं RSS से जुड़ी हुई। RSS शताब्दी वर्ष के तहत समाज के सभी वर्गों के प्रमुख हस्तियों के साथ संवाद करने जा रहा है। दिल्ली में 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन भी इस सिलसिले में किया जाएगा। 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज, इस विषय पर तमाम चर्चाएं होती नजर आएंगी। RSS के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का संबोधन भी इस दरमियान कराया जाएगा। देश भर में भी संघ के द्वारा 1000 से ज्यादा संगोष्ठियां इस दरमियान आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष आगामी विजयदशमी पर पूरे होने जा रहे हैं। वर्ष 1925 में शुरू हुए संघ कार्य के शताब्दी वर्ष को लेकर देश भर में संघ के स्वयंसेवकों में उत्साह का माहौल है। इस सिलसिले में देश भर में 1000 से अधिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। देश के प्रमुख शहरों में होने वाली व्याख्यान माला में RSS के सर संघचालक मोहन भागवत का संबोधन होगा।
दिल्ली में 26, 27 और 28 अगस्त को 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संघ का लक्ष्य इन आयोजनों के जरिए समाज के सभी वर्गों तक अपने कार्यों और विचारों को पहुंचाना है। दिल्ली में होने वाले इस संवाद के बाद इसी तरह के कार्यक्रम नवंबर में बेंगलुरु, फिर कोलकाता और फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के जो उद्देश्य है उसमें मुख्यतः समाज संघ का जो 100 वर्ष का जो कार्य है उस कार्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी समाज के सामने रखना और आने वाले समय में जो समाज के सामने बहुत सारे विषय है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, एक आशा आकांक्षा पूरे देश में है, एस्पिरेशन बड़ी मात्रा में देश में उत्पन्न हुआ है। तो भविष्य में जो एक उज्जवल भविष्य भारत की दृष्टि से हम देख रहे हैं उसमें संघ के आगामी वर्षों में संघ के स्वयंसेवक उन विषयों को कैसे देखते हैं और उसमें अपनी भूमिका को किस तरीके से वो निर्धारित करेंगे। 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज विषय पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों से चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए 17 कैटेगरी और 138 सब कैटेगरी बनाकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है। कार्यक्रम के तीसरे दिन प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें आमंत्रित लोग संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सीधे सवाल जवाब कर सकेंगे। इसके साथ ही विभिन्न देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज, 100 years जर्नी ऑफ आरएसएस न्यू होरिजन्स, ये मुख्य रूप से इसका शीर्षक दिया गया है और शीर्षक के अनुसार ही 2 दिन मुख्य रूप से इसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी अपने विचार रखेंगे और उसके पश्चात तीसरे दिन प्रश्नोत्तर रहेंगे। वर्ष 2018 में भी आरएसएस ने इसी तरह की व्याख्यान माला का आयोजन किया था। संघ के शताब्दी वर्ष में ये गोष्ठियां संघ के कार्यों को सबके सामने रखेंगी। इसके साथ ही समाज निर्माण और देश को आगे बढ़ाने में संघ के स्वयंसेवक की भूमिका को भी स्पष्टता से रेखांकित करेंगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटे हुए आज 6 साल पूरे हो गए। 2019 में 5 अगस्त के दिन ही मोदी सरकार ने संसद से इसे पारित करा के लागू किया था। बीते 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर शांति बहाली हुई है तो विकास की एक नई इबारत लिखी गई है। 6 साल पूरे होने के मौके पर राज्य के नेताओं ने इस 6 साल की यात्रा पर खुशी जाहिर की है तो सड़कों पर भी लोगों ने रैलियां निकालकर अपनी खुशी को व्यक्त किया है। 5 अगस्त 2019 को आज से 6 साल पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। 6 साल पहले जिस सोच और विजन के साथ मोदी सरकार ने ये फैसला लिया था उसी के अनुरूप जम्मू कश्मीर में न सिर्फ शांति बहाली का बड़ा काम हुआ है बल्कि निवेश और बड़ी परियोजनाओं से आर्थिक तरक्की का पहिया बहुत तेजी से घूमा है। अनुच्छेद 370 हटने के 6 साल बाद जम्मू कश्मीर में खुशी का माहौल है। स्थानीय नेता पीएम मोदी के विजन की तारीफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में के लोगों में दोहरी जहनियत थी। इन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने जहां वहां की रीजनल पार्टीज ने, आज भारत के लिए एक सिंगल उनकी जहनियत है। इन्होंने लोगों से झूठ फ्रेब करा, कभी सेल्फ रूल, कभी प्लेबिसाइड की बात करी, लोगों को एलिनेट करा, कत्लो गारत बढ़ी वहाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जमाने से वहाँ और खासकर एब्रोगेशन के बाद लोग एक खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 अगस्त को यह धारा 370 को हटाया गया था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने, गृहमंत्री जी ने आज धारा 370 हटाई थी और मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद देश के लोह पुरुष अगर कोई है तो वो श्री अमित शाह जी। नए जम्मू कश्मीर बनाने के विजन को जमीन पर उतारने का जश्न श्रीनगर की सड़क पर भी देखने को मिला। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली और अपनी खुशी का इजहार किया। ये बदलते हुए कश्मीर की निशानी है, ये बदल गए कश्मीर का प्रमाण है, जहां पर हाथों में तिरंगा लिए हजारों नौजवान पहुंचे हैं लाल चौक पर। ये राज्य के पुनर्गठन की वो तस्वीर है जिसने पिछले 6 सालों में न केवल राज्य में आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, न केवल यहाँ पर समानता के उस मंत्र को एकाकार किया गया है जिसमें समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित तबके को भी न्याय मिला है। ये महिलाओं की आज़ादी और उनके स्वतंत्रता के साथ साथ समाज में समावेशन का प्रमाण है। ये युवाओं की आकांक्षा को नए पर लगने का प्रमाण है और साथ ही साथ ये प्रमाण है इस बात का कि कैसे एक प्रधान, एक निशान, एक विधान का सपना साकार हुआ है और कैसे
कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के दायरे में जम्मू कश्मीर। और न्यूज़ 9 के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने रचा नया इतिहास। 2 अगस्त 2025 को यूपीआई के जरिए एक दिन में रिकॉर्ड 70.7 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। ये आंकड़ा देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल स्वीकार्यता और कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। शुवेंदु अधिकारी अपने काफिले के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जा रहे थे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को कूड़े से आजादी नाम से विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया। इस अभियान का लक्ष्य दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरित राजधानी बनाना है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने साधा निशाना। कहा, पहली बार कोई सांसद जो संविधान की शपथ लेकर आया है न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहा है। इससे साफ है कि यह परिवार अपने आप को संविधान और संसद से ऊपर समझता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 40 वर्षों तक कांग्रेस और 15 वर्षों तक लालू यादव ने बिहार को लूटा है। बिहार को विकास के पथ पर लाने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक व्यक्ति को सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी महेंद्र प्रसाद डीआरडीओ में गेस्ट हाउस मैनेजर के रूप में करता था काम। लाल किले में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे 5 अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को जांच में इनके पास से नहीं मिले कोई भी भारतीय दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जनता की समस्याओं को हल करने के दिए निर्देश। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आप